पिछली सीरीज में हमने बात की थी कि सिनेमा किस प्रकार से हमारे जीवन में आया, सिनेमा की महत्ता क्या थी, किस तरीके से वो जिस देश में जन्मी वहाँ मृत प्राय स्थिति में आ गई। और आज हम देख रहे हैं कि सिनेमा भारत में किस तरीके से एक जो है व्यापक हस्तक्षेप रखता है आम आदमी के जीवन में। तो ये कला चमत्कार कारोबार उर्फ जादुई लालटेन वाला जो दौर आया, इसने लोगों के लिए तिलिस्मी कहानियों की जो अद्भुत अद्भुत संकल्पनाएं थी मन में, उससे आगे बढ़ कर के एक नई चीज़, इंसान ने यथार्थ की सबसे अबुझ पहेली, समय के टुकड़े को चुराना सीख लिया था। कैमरे की क्लिक से सिर्फ एक क्षण भर में जो है बीते समय का गतिशील टुकड़ा जो है 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में लोगों को यथार्थ को दोबारा घटित होते देखकर हतप्रभ रहना ही था उन्हें। और ये फिल्में थी लूमिये ब्रदर्स की फिल्में। स्टेशन पर आती रेलगाड़ी, फैक्ट्री से बाहर जाते मजदूर, बगीचे में पानी देता माली, नाश्ता करता बच्चा, और कुल मिलाकर 8 फिल्में चेहरे के बदलते हाव भाव और एक खास वक्त में दौड़ते, हंसते, खेलते और लोग और आसपास जितनी भी ठोस चीज़ें, जीते जागते लोगों से परे कुछ कैद हो रहा था जिसको शब्द दे सकना मुश्किल था। शायद इस निशब्द को पकड़ने की कोशिश ने हमें सिनेमा की सबसे महान रचनाओं से अवगत करा दिया। पेरिस सिनेमा की शुरुआत का श्रेय भले ही ले लिया हो, लेकिन इसका जो विकास होता है जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, अमेरिका में भी इस सिलसिले का प्रयोग जो है लगातार चल रहा था। दरअसल आविष्कार की प्रक्रिया के दौरान पश्चिम ने ही इस की जो व्यावसायिक संभावनाएं थी, यानी सिनेमा की जो व्यावसायिक संभावनाएं थी, उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से परख लिया था, जान लिया था, समझ लिया था। पहले प्रदर्शन के तुरंत बाद आनंद फानंद में लूमिये ब्रदर्स ने एक जैसे 25 उपकरण बना डाले, और सिनेमाटोग्राफ नाम का यह उपकरण एक साथ 3 काम करता था: गतिशील दृश्यों को अंकित करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, तथा बाद में उन्हें प्रोजेक्टर पर जो कहते हैं कि वो आगे बढ़ाता था, प्रोजेक्टर पर उसे दिखाता था। इसी दौरान टॉमस अल्वा एडिसन और भी लोग जो हैं इस पर लगातार काम कर रहे थे, जो शायद लूमिये ब्रदर्स के सिनेमाटोग्राफ के लिए करीब की स्पर्धा की वजह बन सकता था। यदि गौर करें तो जो आरंभिक सिनेमा है, पश्चिम सिनेमा के इतिहास को समझने की कुंजी भी इस इमेज में, इन्हीं कोशिशों के बीच, जिसके चलते हॉलीवुड, जो कि आज विश्व का सबसे मनोरंजन का मतलब साम्राज्य कह लीजिए उसको, जिसने दुनिया को अपने गिरफ्त में ले रखा है अपने तकनीक के माध्यम से, अपने प्रभाव के माध्यम से, और अपना सिनेमा की जो पहचान है उसके माध्यम से। लगा लीजिए कि जो उन्हें आभास हो गया था कि सिनेमाटोग्राफी की मदद से कौतूहल का एक जो है अद्भुत संसार रचा जा सकता है। लिहाजा उन्होंने अपनी अगली रणनीति में तेज़ी से फिल्मों के प्रदर्शन किए। फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आज जो मार्केट दिख रहे हैं आप, उसमें निरंतर जो है फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक स्थापना हो गई उसी दौरान। तो आज जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आज जो टेरिटरीज बटी हुई हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं वो उसी दौर में स्थापित हुई थी। एडिसन की काइनेटोस्कोप जब सफल उपकरण के रूप में स्थापित नहीं हो सका, तो उन्होंने झटपट लूमिये ब्रदर्स से मिलता जुलता ही एक उपकरण बाजार में उतारा। पहली फिल्म प्रदर्शित होने के ठीक 4 महीने बाद 23 अप्रैल 1896 को न्यूयॉर्क में प्रोजेक्टर की मदद से फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। इंग्लैंड और इटली में भी इसी तरह के उपकरणों से काम चल रहा था। ऐसी स्थिति में लूमिये ब्रदर्स के पास अपने आविष्कार को खो जाने से बचाने का एक ही उपाय था कि तेजी से बाजार पर कब्जा करें। और इस तरह लूमिये बंधु जो है इतिहास के सबसे कुशल बिजनेस मैनेजर के रूप में हमारे सामने आते हैं। फटाफट उन्होंने जो 25 उपकरण तैयार किए थे, उससे जो है उन्होंने 8 फिल्में लगातार प्रदर्शित की,
दिसंबर 1895 को पहली फिल्म प्रदर्शित करने के साथ उन्होंने पास छोटी छोटी शूट करके लगभग 50 फिल्में जो है रख ली थी, तैयारी कर ली थी कि किस तरीके से पहली फिल्म रिलीज होने के बाद तुरंत जो है वो अगली फिल्म बनाएंगे। तो उनका जो मार्केट का जो विज़न था, उनको जो मार्केट पर और प्रतिस्पर्धा के बीच में आगे निकलने की जो एक समझ थी, उसने मानव जीवन में चलचित्र और सिनेमा को एक नया रास्ता दे दिया था। कैलिफोर्निया के गवर्नर डी लैंड हुआ करते थे स्टैनफोर्ड। इन्होंने 1872 में यह जानने की कोशिश की थी क्या ऐसा वक्त आएगा कि तेजी से दौड़ते घोड़ों के चारों पैर हवा में हो। इसलिए उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के फोटोग्राफर एडवर्ड मेब्रिज की मदद ली थी। मेब्रिज ने काफ़ी कोशिश करके दौड़ते घोड़े की लगातार कई तस्वीरें खींचकर यह समझाना चाहा था कि दौड़ते समय घोड़े के पैरों की स्थिति क्या होती है, मगर वह सफल नहीं रहा था और तस्वीरें एक्सपोज होने के बाद काफ़ी धुंधली आई थी। इसके बावजूद मेब्रिज ने हार नहीं मानी थी और 5 साल बाद उन्होंने कर दिखाया। आगे चलकर सिनेमाटोग्राफी की दुनिया में यही जो है बुनियाद बना था। मेब्रिज ने एक युवा इंजीनियर की मदद से 24 कैमरे फिट किए और उन्होंने इसे उसके अलग अलग संचालित किया। जब घोड़ा दौड़ता हुआ कैमरे से उसके अलग अलग स्टेप्स को कैप्चर कर सके, वे उस खास पल को पकड़ने के में सफल हुए। और जब घोड़ों के चारों पैर हवा में तैर रहे थे, जिसे सामान्य तौर पर मानवीय आंखों से देखना असंभव था, तब मेवरिज ने इस आविष्कार के रूप में पेटेंट कराया था। इस तरह रास्ता खुला कि गतिशील वस्तुओं की छवियों की एक श्रृंखला जो है वो कैप्चर हो सकती है। सन 1891 की बात थी। युवा इंजीनियर विलियम डिक्सन, ये इंग्लैंड के युवा इंजीनियर थे और इन्होंने जो है काइनेटोस्कोप को डेवलप किया, जिसे उस वक्त के उद्योगपति वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने पेटेंट करा लिया था। डिक्सन दरअसल एडिसन की कंपनी का काम करता था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सिनेमेटोग्राफी के जो उपकरण थे, इनको साथ में लिया था। तो ये आपको बता दें कि इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है कोई नई नहीं है सिनेमा के युग में, जिसमें आंख लगाकर देखने पर तेजी से तस्वीरें बदलती थी। और आप अगर छोटे रहे होंगे और गांव से होंगे तो वहाँ पर एक दूरबीन बाइस्कोप वाला आता था और वो जो है घुमा घुमा करके तस्वीरों को दिखाया करता था और उससे आपको भ्रम होता था वास्तविक चित्र घूमने का। दरअसल इन तमाम आविष्कारों से गुजरते हुए इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म की एक थ्योरी विकसित हुई। इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म की एक थ्योरी विकसित हुई, जिसने आगे चलकर सिनेमा की बुनियाद रखी। हमने सिनेमेटोस्कोप की बुनियाद के बारे में मेब्रिज के थ्रू बताया आपको, लेकिन जो इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म की थ्योरी थी, उसने जो है आगे चलकर सिनेमा की बुनियाद रखी। यानी कि एक पूरा एक्शन हजारों फ्रेम में अंकित कर तेजी से बदलते फ्रेम के जरिए पूरे एक्शन को दोबारा करने की। इसी दौरान तकनीकी और मनोविज्ञान के बीच तालमेल ने कुछ ऐसे दिलचस्प अवधारणाएं मतलब समाज के सामने, दुनिया के सामने रखी कि आज जो है अक्सर देखेंगे कि सिनेमा पर दिखता है, प्रभाव भी दिखता है कि किस प्रकार से मनोविज्ञान जो है वो आगे चला। इसी दौरान तकनीक और मानव मनोविज्ञान के बीच इस तालमेल ने जो है एक नए किस्म के जो व्यावसायिक सिनेमा था उसको जन्म दे दिया। एडिसन का काइनेटोस्कोप दरवाजे की होल से किसी कमरे में छुप कर झांकने जैसा था। लुमियर ब्रदर्स ने प्रोजेक्टर की मदद से उसका बड़े पर्दे पर प्रक्षेपण शुरू कर दिया। गौर करें तो इसमें फिल्म कला के आगे विकसित होने के बीच छुपे हुए थे। लुमियर जो बंधुओं ने एक झटके से फिल्म को सामूहिक अनुभव में बदल दिया। पुरानी मिलती जुलती विधाओं में रंगमंच के काफ़ी करीब नज़र आ रहा था। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि एडिसन का काइनेटोस्कोप एक निजी अनुभव की चीज़ थी। यहाँ एक बॉक्स के भीतर झांक कर तस्वीरें जो है देख सकते थे, लेकिन लुमियर ब्रदर्स ने जो है उस पूरे संसार को खोल दिया था। जो निजी वस्तु थी उसको झांक कर देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि थी अब जो है आप खुली आंखों से
खुले वातावरण में जो है आप देख सकते थे प्रोजेक्टर के माध्यम से। लेकिन सिनेमा का इतिहास जो है शायद एक सामूहिक कला के रूप में लिखा जाना था, इसलिए जो है वो थॉमस अल्वा एडिसन के काइनेटोस्कोप से आगे निकल गया था। और इसी का प्रभाव हुआ कि 1903 में एक फिल्म आई द ट्रेन के ऊपर के नाम, स्केच का नाम था द ग्रेट ट्रेन रॉबरी में। देख सकते हैं जब एक डकैत अपनी बंदूक सीधे कैमरे की तरफ गोली करके चलाता है। इसे शायद सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली क्लोजअप्स में गिना जाना चाहिए, क्योंकि यह उतना असरदार था कि हॉल में गोली से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लग गए थे। तो यह सिनेमा अपनी पहचान बना रहा था, अपनी ताकत जो है दुनिया को दिखा रहा था। और सिनेमा इस गोली के माध्यम से डरा नहीं रहा था, बल्कि लोगों को बता रहा था कि सिनेमा से डरिए मत, सिनेमा के पास वो ताकत है कि आपको उसका डर का एहसास तो करा सकती है, लेकिन आपके भीतर नफरत नहीं फैला सकती। लेकिन आज शायद बहुत तेज़ी से दुनिया बदल रही है। हम अगले संस्करण में बात करेंगे किस प्रकार से सिनेमा पश्चिम में और देशों का सिनेमा क्या स्वरूप है इस पर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।